हाय दोस्तों, आज मैं आर्केन सीजन 2 लेकर आई हूँ। हमने पिछले सीजन की एंड में देखा जिंक्स पिल्टोवर काउंसिल को अपने हेक्स पावर्ड रॉकेट लॉन्चर से उड़ा देती है। जेस और मेल काफी घबराए हुए हैं, लेकिन दोनों जिंदा हैं। सर्वाइवर्स को ढूंढा जा रहा है। शूला का मैकेनिकल नेक कफ डैमेज हो गया है। जेस पूरी साइट का सर्वे करता है। पता चलता है कि कैसेंड्रा कैरेमन की मौत हो गई है, जबकि एम्बेसा अपनी बेटी मेल को दिलासा दे रही है। जेस को विक्टर बेहोश और जख्मी मिलता है। जेस उसे अपने लैब में ले जाता है। वो उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तभी हेक्सकोर काफी डिस्टर्ब हो जाता है और विक्टर के पैर में लगा हेक्सटेक भी रिएक्ट करने लगता है। फौरन जेस हेक्सकोर की एनर्जी विक्टर तक पहुंचाता है। अचानक हेक्सकोर जेस की डिवाइस से खुद को छुड़ाकर विक्टर के पास चली जाती है, जिससे रूम में तेज रोशनी भर जाती है। इसके बाद काउंसिल की एक मीटिंग होती है जिसमें मेल, शूला, एम्बेसा और सालो मौजूद हैं। सालो को अपनी गलती का पछतावा है कि उसने जोन को अलग राज्य बनाने का फैसला क्यों किया। अपने इस डिसीजन से वो काफी शर्मिंदा है। वो जोन में मार्शल लॉ लागू करने की बात करता है। उसका मानना है कि जोन को इन्फोर्स करना और वहाँ के क्रिमिनल्स को रोकना उनका काम होना चाहिए। कैटलिन, जो अपने पर्सनल इमोशनल टर्मोइल से गुजर रही है, इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती। कैटलिन का मानना है कि ये अप्रोच पिल्टोवर और जोन को डिवाइड कर देगा, जिससे मासूम लोगों का नुकसान होगा। कैटलिन सालो की बात का विरोध करती है। सालो और शूला के बीच थोड़ी और डिस्कशन होती है। सालो बोलता है कि अब सिल्को के मरने के बाद जोन लीडरलेस है और अगर अभी उन पर अटैक किया गया तो वो पिल्टोवर के खिलाफ एक हो जाएंगे। वो सजेस्ट करता है कि जिंक्स पर ज्यादा बड़ा इनाम रखा जाए ताकि लोग उसे पकड़ने की कोशिश करें। शूला इससे डिसएग्री करती है। उसका मानना है जिंक्स को फौरन पकड़ना चाहिए। एम्बेसा बोलती है इन्हें एकजुट होकर सामना करना चाहिए। मेल इस बात से अग्री है, पर वो नहीं चाहती है हेक्सटेक का यूज किया जाए। एम्बेसा अपने नौकर को कुछ इशारा करती है। वो फौरन बाहर निकल जाता है। वहीं कैटलिन अपनी माँ के जाने के बाद अपने डैड से बात करती है। कैटलिन का कैरेक्टर हमेशा प्रैक्टिकल और लॉजिकल रहा है, लेकिन ये मूवमेंट उसके लिए बहुत ज्यादा टफ है। उसे इस बात का एहसास है कि उसकी माँ का जो काम था उसे पूरा करना उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। उसके डैड उसे केरामन की देते हैं जो उसकी माँ ने छोड़ा था। कैटलिन इसे रिफ्यूज करना चाहती है, कहकर कि वो अभी इसके लायक नहीं है, लेकिन उसका डैड उसे यकीन दिलाता है कि अब ये उसकी लेगेसी है। कैटलिन अपनी फीलिंग्स को अपने डैड से शेयर करती है। वाय पार्लर के दरवाजे पर खड़ी है। कैटलिन का डैड उसे देखकर गुस्सा है और पूछता है कि वो अभी तक यहाँ क्या कर रही है। वाय वापस जाने लगती है। कैटलिन उसके पीछे आती है। वाय एडमिट करती है कि कैटलिन सही थी, पाउडर अब नहीं रही। वो वादा करती है कि वो जिंक्स को पकड़कर सब कुछ ठीक कर देगी। कैटलिन उसे बताती है कि अब वो सब कुछ सही तरीके से करेंगे और काउंसिल ने सब इन्फोर्सेस को जिंक्स के पीछे भेजा है। जब वाई कहती है कि उसे हेल्प करनी है तो कैटलिन उसे इन्फोर्सेस का बैच पकड़ा देती है, बट वाई उसे रिफ्यूज कर देती है, याद दिलाते हुए कि इन्फोर्सेस ने उसके पेरेंट्स को मारा था। कैटलिन जानना चाहती है कि उसकी असली साइड क्या है। वो बिना जवाब दिए चली जाती है। बाद में मेडी, जो एक न्यू कैरेक्टर है, वाई को बताती है कि कैटलिन ने हेडक्वार्टर्स में धमकी दी थी कि अगर वाई को रिक्रूट नहीं किया गया तो वो अपनी फैमिली फंडिंग वापस ले लेगी। मैडी दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और खुश है कि वाई उसके साथ जुड़ने वाली है। वाई कैटलिन के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, यानी दोनों मिलकर जोन के सिचुएशन को ठीक करेंगी। उधर पिल्टोवर में मेमोरियल सेरेमनी हो रही है उन लोगों के लिए जो जिंक्स के अटैक्स में मारे गए थे। मेल एक स्पीच देने जा रही है, पर उसी वक्त कुछ मास्क पहने लोग हॉल में एंटर करते हैं। वाई को कुछ गड़बड़ लग रही है। उसका शक सच हो जाता है जब वो नोटिस करती है कि एक आदमी इन्फोर्सेस की यूनिफॉर्म में है और उसके गले पर जोन का टैटू है। वाई उसका पीछा करती है, पर उसे रोक लिया जाता है। तभी ये टैटू वाला आदमी मेल को गिरा देता है और गन से सिग्नल देता है, जिससे भगदड़ मच जाती है। अपनी एयरशिप में जोन के अटैकर्स हेक्सटेक सूट्स में एंटर करते हैं। वाई और कैटलिन इनसे लड़ने लगते हैं और जेस का सामना रेनी से होता है। मेडी और उसका पार्टनर काउंसलर्स को बचाने की कोशिश करते हैं, पर उनके कैरेज को उलट दिया जाता है। ये सब देखते हुए वाई के पास एक प्लान है। वो जेस का मर्क्यूरी हैमर यूज करके रेनी पर फायर करती है और उसे उड़ा देती है। जेस बच जाता है। एक फाइटर कैटलिन और इन्फोर्सेस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वाई अपनी मर्क्यूरी हैमर से उसके सूट को निशाना बनाने का प्लान करती है। जब अटैक होने ही वाला था तब एक लंबा भाला हवा में आता है और अटैकर को गिरा देता है। पता चलता है एम्बेसा और उसके वॉरियर साइट को सिक्योर कर रहे हैं। एम्बेसा रेनी की जान लेकर हमले को खत्म करती है। वाई कैटलिन से कहती है कि जोन पर अटैक रोक देना चाहिए, वरना उसके सिपाही मारे जाएंगे।
कैटलिन पहले नाराज होती है पर वाई की बात मान लेती है। वो एक्सेप्ट करती है कि वाई को जबरदस्ती बैज नहीं पहनाना चाहिए था और दोनों मिलकर सोल्यूशन ढूंढने का प्रॉमिस करते हैं। कैटलिन कैरामेन के आर्काइव्स में कुछ क्लूज ढूंढती है और जेस अपनी वर्कशॉप में वापस काम शुरू करता है। पिल्टोवर के डंजन्स में बचे हुए काउंसलर्स डिस्कस करते हैं। सालो गुस्सा है और सोचता है कि मेमोरियल पर अटैक कैसे हो गया। मेल को लगता है कि इस अटैक के पीछे इनके ही किसी अपने का हाथ है। सालो को लगता है जॉन पर हेक्सटेक से हमला करना चाहिए, पर कैटलिन बोलती है बड़े पैमाने पर अटैक करना बेकार है। वो कमांडोज को जॉन भेजने का प्लान बताती है, जिसका मिशन जिंक्स को ढूंढना, शिमर को खत्म करना और सिल्को के वफादारों को न्यूट्रलाइज करना होगा। जेस हेक्सटेक वेपन बनाता है और वाई ग्लव्स वाले गैजेट के साथ मिशन में शामिल होती है। कहीं और एक आदमी को खून ट्राई फॉलो करते हुए दिखाया जाता है। वो एक केव के पास पहुंचता है जिसमें दो चमकती आंखें उसकी तरफ देख रही हैं। वो आदमी अपना गैस ग्रेनेड खोलकर उनकी तरफ फेंकता है। उधर जिंक्स एक सपने में है जिसमें वो सिल्को की लाश को अपने हाथों में पकड़े जॉन के पानी में डूबती हुई दिखाई देती है। वो सिल्को की मौत के बाद जॉन के अंडरवर्ल्ड में हो रहे पावर स्ट्रगल को समझती है। सिल्को के एब्सेंस में अलग अलग बिजनेसमैन और छोटे क्रिमिनल्स अपनी पावर बढ़ाने के लिए एक दूसरे से भिड़ रहे हैं और जिंक्स इन सब सिचुएशन से काफी अलग दिखाई देती है। जिंक्स अपने अंदर के गुस्से और केओस को समझती है और अपने इमोशनल ट्रॉमा को भी बाहर निकालने की कोशिश करती है। वो सिल्को की यादों को अपने दिमाग में बटोर रही है जब वो याद करती है कि वेंडर की मौत के बाद सिल्को ने उसका ध्यान रखा, जबकि वाई और जिंक्स के बीच अक्सर कॉन्फ्लिक्ट होता था। इस मोमेंट में जिंक्स का दर्द और फ्रस्ट्रेशन दिखाई देता है, जिसमें वो अपने इमोशनल एक्सट्रीम्स को समझ रही है। सिल्को की मौत के बाद जिंक्स के अंदर का केओस और एंगर और भी इंटेंस हो जाता है, जिसमें वो अपने को ज्यादा आइसोलेटेड महसूस करती है। सिल्को के जाने के बाद जॉन के अंदर चल रहे पावर स्ट्रगल का एक मोन्टाज दिखाया जाता है, जिसमें जिंक्स हुड पहने अपनी अलग दुनिया में खोई हुई है। एक दूसरी स्टोरी लाइन में एक छोटी बच्ची ईशा जो जॉन के अंडरवर्ल्ड में अपनी जिंदगी जीतने की कोशिश कर रही है। ईशा पीछा करने वालों से बच रही है, जबकि एक किलर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। ईशा अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स का यूज करते हुए उस किलर को मार देती है और एक खतरनाक सिचुएशन में पहुंच जाती है, जहां वो जिंक्स से टकराती है। जिंक्स उस किलर का काम तमाम कर देती है। बच्ची की नजर दीवार पर लगे वांटेड पोस्टर पर जाती है, फिर वो जिंक्स को देखती है। जिंक्स अपनी आइडेंटिटी को ओपनली एक्सेप्ट कर लेती है और फिर वहां से चली जाती है। उसके इस खतरनाक नेचर को जानते हुए भी वो बच्ची उसके पीछे आती है। इसके बाद एक मैकेनिकल कैरेज में हीनॉट और स्मीच नाम के कैरेक्टर्स शिमर बिजनेस के फ्यूचर पर डिस्कशन कर रहे हैं। स्मीच अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हुए सिल्को की एब्सेंस में अपनी जगह बनाना चाहता है। ये सीन जॉन के बिजनेस और पॉलिटिक्स के कॉम्प्लेक्स नेचर को दिखाता है, जहां हर कैरेक्टर अपने गोल्स के लिए दूसरे को धोखा दे रहा है। स्मीच का प्लान है कि वो जिंक्स को पिल्टोवर के हवाले कर दे ताकि वो अपने कंपटीशन को बड़ी सफाई से हटा सके, लेकिन सेविका इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। सेविका काफी स्ट्रॉन्ग और टफ है। वो अपने अलाई से डिमांड कर रही है कि इन्हें यूनिटी दिखानी चाहिए और पिल्टोवर के खिलाफ मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन स्मीच उसको प्रोवोक करने की कोशिश करता है और उसे जिंक्स को पकड़ने का ऑफर देता है। सेविका सिल्को के पुराने ऑफिस में अपने मैकेनिकल आर्म को रिपेयर करने की कोशिश कर रही है। साथ ही वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है कि सिल्को ने उसके लिए एक और मेस छोड़ दिया क्लीन अप करने के लिए। उसे पता चलता है यहाँ जिंक्स मौजूद है। वो सेविका के प्रोस्थेटिक आर्म का मजाक उड़ाती है, लेकिन साथ ही वो उसे ठीक भी कर देती है। वो सेविका के साथ अपनी फ्रस्ट्रेशन शेयर करती है। दोनों अपने अपने तरीकों से सिल्को की कमी को महसूस कर रही हैं और उसकी गलतियों पर हमदर्दी जता रही हैं। वहीं विक्टर हेक्सटेक में ट्रांसफॉर्म हो गया है, जो उसके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट और गिल्ट को हाईलाइट करता है। विक्टर को हेक्सकोर से नई लाइफ मिलती है, तब उसकी बॉडी रीबिल्ट हो जाती है और वो अपनी बैसाखी को टच करके अपने नए रूप को एक्सेप्ट करता है। जेस अपने दोस्त को जिंदा देखकर उसे गले लगा लेता है। विक्टर को एहसास होता है कि जेस ने हेक्सकोर को डिस्ट्रॉय नहीं किया, उसने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया। विक्टर अपनी लाइफ को अब एक नए तरीके से देख रहा है और वो जेस को गुड बाय कहकर अपने रास्ते चला जाता है। दूसरी तरफ हैमरडिंगर और एको जॉन के करप्शन और इश्यूज को समझ रहे हैं। वो ब्लिट को नोटिस करता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो प्लांट्स को अफेक्ट करती है और उनकी ग्रोथ को डैमेज या डिस्ट्रॉय कर देती है। ये फंगल, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। यहाँ ब्लिट का होना हेक्सकोर के एक्सपेरिमेंट का साइड इफेक्ट लगता है। जेस कंफ्यूज है कि कैसे अंडरग्राउंड और लैब में सेम पैटर्न दिखाई दे रहे हैं, एक ही वक्त पर दो अलग अलग जगह। वहीं जॉन की गलियों में विक्टर की प्रेजेंस दिखाई देती है,
जहां वो अपने पुराने इमोशंस को समझकर अपने आप को नई आइडेंटिटी में ट्रांसफॉर्म करता है। विक्टर की नई जर्नी और उसका इंटरनल स्ट्रगल एपिसोड में काफी डीप है, जहां वो अपने गिल्ट और पास्ट को कन्फ्रंट करता है। वो अपने पुराने स्ट्रगल को अपनी नई लाइफ में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, जिसमें वो अपनी पुरानी जिंदगी के सारे कनेक्शंस को तोड़ देता है। इसके बाद जिंक्स अपनी वर्कशॉप में कुछ नया क्रिएट करती है, जहां वो अपने कियोटिक माइंडसेट को और भी एक्सप्लोर करती है। जिंक्स की इमोशनल इंटेंसिटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी इस सीन में क्लियरली दिखाई देती है, जब वो अपने क्रिएशन को एडमायर करती है और कुछ अजीब सी स्मेल महसूस करती है। रैट्स उसकी वर्कशॉप में भाग रहे हैं और ये द ग्रे यानी पोल्यूटेड हवा का इंडिकेशन है, जिसमें ग्लोइंग आईज वाली फिगर्स दिखाई देती हैं। जिंक्स को वाई का एहसास होता है और वो उसे अपने क्रिएशन में देखती है। जिंक्स अपने साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और फ्रस्ट्रेशन को वाई के साथ फेस करती है। वो रोते हुए भाग जाती है और टकराती है स्मीच से। वो अपनी गन निकालने की कोशिश करती है तो स्मीच का बंदा उसके हाथ से गन फेंक देता है। फिर स्मीच आता है और उसे धमकाता है। सेविका जिंक्स की हेल्प करने आ जाती है। फिर दोनों मिलकर स्मीच को हरा देते हैं। इसके बाद कैटलिन को दिखाया जाता है, जो अंडर सिटी पर जंग शुरू करती है, बट इसके लिए उसने वेंटिलेशन सिस्टम के प्लान का यूज किया। उसने जोन को द ग्रे यानी टॉक्सिक गैस से भर दिया ताकि जिंक्स को निकाला जा सके। वो इन्फोर्सेस के साथ मिलकर सीक्रेट पैसेज और टनल के थ्रू अंडर सिटी में घुस जाती है। इन्फोर्सर्स एक आदमी हीनट को बचा लेते हैं। ये स्मीच के लिए काम करता है। हीनट बताता है कि जिंक्स कुछ बड़ा प्लान कर रही है। वो पाइपलाइंस को रीरूट करने की प्लानिंग में लगी है, पर अभी हमें नहीं पता कि क्यों। वाई वार्न करती है कि जिंक्स हीनट और बाकी सर्वाइवर्स को इनके अगेंस्ट यूज कर सकती है, इसलिए वो कैटलिन को समझाती है कि उन सर्वाइवर्स को साथ लेकर ना आए। वाई काफी टेंशन में है क्योंकि उसकी लाइफ के सभी लोग बदल चुके हैं और उसे लगता है कि कैटलिन भी बदल जाएगी। कैटलिन प्रॉमिस करती है कि वो कभी नहीं बदलेगी। दूसरी तरफ मर्चेंट गिल्ड की हेड अमारा एम्बेसा से मिलने आती है। वो इजीली अंदर आ जाती है और एम्बेसा को याद दिलाती है कि उस पर एक बड़ा कर्ज है। अमारा ये भी बोलती है कि वो जो कुछ भी चेस कर रहे हैं उसे वो होने नहीं देगी, लेकिन एम्बेसा सिचुएशन कंट्रोल में ले आती है और अमारा को स्टैब करके मार देती है। ये स्टोरी का एंड नहीं है, क्योंकि एम्बेसा को पता है कि इस मर्डर के कॉन्सिक्वेंसेस जरूर आएंगे। सालो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग नहीं लगता, पर एम्बेसा मेल को इस प्लॉट में नहीं घुसाना चाहती। अब सवाल यह है कि वो किसके पास जाएगी। फिलहाल वो सालो के पास जाती है और उससे कहती है कि जितनी फैमिलीज उनके लिए लॉयल हैं, उन्हें इकट्ठा करे। उसे पता है मर्चेंट्स ये सब आसानी से नहीं छोड़ेंगे। मेल के अपने जासूस हैं, वो अमारा का काम पता कर लेती है। उसे ये भी समझ आता है कि सालो बस एक पपेट है, जबकि असली मास्टर एम्बेसा है। एम्बेसा थोड़ी टेंशन में है क्योंकि शिमर की एक बॉटल मेल के पास है। यही चीज सालो को एलिमिनेट करने और अपनी माँ को स्टॉप करने के लिए काफी हो सकती है। जेस अपने लैब में थ्योरी बनाता है कि बाहर कहीं वाइल्ड रून्स हो सकते हैं। ये रून्स नेचुरल पैटर्न है जो तब बनते हैं जब इनकी दुनिया और आर्केन के बीच का बॉर्डर कमजोर हो। ये फिंगरप्रिंट्स की तरह बिहेव करते हैं और हेक्सटेक का मिसयूज होने पर रिएक्ट करते हैं। एको, हेमेडिंगर और जेस हेक्सकोर की डेप्थ में जाते हैं, लगभग 200 फीट नीचे, ताकि समझ सकें कि हो क्या रहा है। टॉप साइड बेस पर एक फेल सेफ सिस्टम है, लेकिन असली पावर काफी नीचे छुपी है, चाहे वो मेन क्रैक से कितनी भी दूर हो। एको पॉइंट आउट करता है कि अगर ये चीज एक्सप्लोड करे तो वो पानी और वेंटिलेशन वाले पाइप्स को डिस्ट्रॉय कर देगी। इस वजह से फ्लावर्स और प्लांट्स में भी इसका असर दिख रहा है। जल्दी ही इन्हें रियलाइज होता है कि वो एग्जैक्टली उस वाइल्ड रून के बीच में खड़े हैं जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। जेस जो देखता है उससे वो शॉक्ड हो जाता है। वहीं कैटलिन को इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि अगर जिंक्स सामने आए तो उसे शूट करना है। वाई और जिंक्स एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन जिंक्स के पास अपने ही ट्रिक्स हैं। वो एक बड़े हॉल में मिरर का सेटअप बनाती है। जब कैटलिन शॉट लेने की कोशिश करती है, वो एक रिफ्लेक्टिव शील्ड की वजह से मिस कर देती है। जिंक्स इसका फायदा उठाकर एक्सप्लोसिव्स का यूज करके उन्हें सरप्राइज करती है। इस सीन में सेविका भी होती है। जब कैटलिन और सेविका लड़ते हैं, तभी जिंक्स और वाई की भी इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है। वाई जिंक्स पर हावी हो जाती है और उसे मारने ही वाली होती है। तभी ईशा एंट्री लेती है और जिंक्स को प्रोटेक्ट करती है। ईशा एक छोटी बच्ची है जिसकी एक बार जिंक्स ने जान बचाई थी। ये मोमेंट वाई के लिए काफी इमोशनल होता है क्योंकि उसे पाउडर की याद आ जाती है। वो एक मासूम बच्ची को नहीं मार सकती। कैटलिन ईशा की गन को शूट करके उसे हाथ से गिरा देती है, पर ईशा फौरन जिंक्स को हग कर लेती है। कैटलिन रेडी है कि वो बच्ची और जिंक्स दोनों को मार दे, लेकिन वाई यहाँ वॉइस ऑफ रीजन बनती है
वो कैटलिन की गन ले लेती है और उसे इनोसेंट बच्ची को मारने से रोक लेती है। इसी बीच सेविका काफी स्ट्रेटेजिक है। वो मौका देखकर एक ब्लास्ट करती है जिससे श्रिन की सील टूट जाती है। तेज हवा निकलने लगती है जो सबको रूम से बाहर फेंक देती है और जिंक्स का पाउडर सरफेस पर स्प्रेड हो जाता है। ये पाउडर पिल्टोवर के ऊपर भी इफेक्ट डालता है और वहाँ भी डेंजरस ब्लास्ट होता है जिससे सिटी में डिस्ट्रक्शन और केओस होता है। कैटलिन काफी गुस्से में वाई को ब्लेम करती है कि उसने जिंक्स को शूट करने से क्यों रोका, लेकिन वाई फील करती है कि कैटलिन का ये गुस्सा विलेनी में बदल रहा है। वो कैटलिन को वार्न करती है कि वो जिंक्स की तरह बिहेव कर रही है और जो प्रॉमिस कैटलिन ने पहले किया था कि वो नहीं बदलेगी वो झूठ है। अब बात करें मर्चेंट्स गिल्ड की। ये लोग सीन में वापस आते हैं और मेल और एलोरा दोनों को कंज्यूम कर लेते हैं। ये दोनों गायब हो गई हैं। एम्बेसा एक मीटिंग में सारी फैमिलीज के सामने एक बड़ा पावर प्ले करती है। वो सिटी में मार्शल लॉ की डिमांड करती है और अमारा की डेथ को सिल्को की गुंडागर्दी बोलकर जस्टिफाई करती है। फिर वो एक अनएक्सपेक्टेड कैंडिडेट को जनरल बनाने का प्रपोजल रखती है और ये कैंडिडेट कोई और नहीं बल्कि कैटलिन कैरामैन है। उसके पास नॉक्सस की पावर भी होगी अब, यानी उसके लिए अब सिर्फ ताकत मैटर करेगी। कैटलिन अब ऑफिशियली जनरल बन जाती है। इसके बाद हमें एक ग्लिम्स मिलता है एक मॉन्स्टर का जो अंडरग्राउंड है। ये शायद वॉरविक हो सकता है जो लीग ऑफ लेजेंड्स की लोर का वोल्फ जैसा क्रिएचर है। कहानी की शुरुआत जिंग से होती है जो अब अंडर सिटी की एक आइकन बन चुकी है। इवन छोटे बच्चे भी उसका स्टाइल कॉपी कर रहे हैं, लेकिन टॉप साइडर्स को ये सब मंजूर नहीं। एम्बेसा के इंस्ट्रक्शंस पर फोर्स ये सब बंद करने की कोशिश करती है। इस सब के बीच जिंक्स को पता ही नहीं कि अंडर सिटी में कितना कुछ बदल रहा है। वो और ईशा अपने ठिकाने पर टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे के और करीब आ रहे हैं। जिंक्स ने ईशा को अपनी मिनी वर्जन बनाया हुआ है जो उसे पाउडर की याद दिलाता है, लेकिन ईशा की मासूमियत कब तक बचेगी ये सोचने लायक है। दूसरी तरफ कैटलिन मेसन्स गिल्ड के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग की तैयारी कर रही है, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर से स्ट्रगल कर रही है। अब वो पिल्टोवर की लीडर है और उसे हमेशा सब कुछ सही करना पड़ेगा। कैटलिन अब ऑफिसर नोलन में इंटरेस्ट दिखा रही है, साथ ही वो जिंक्स को ढूंढने के अपने मिशन में और एग्रेसिव हो गई है। प्रिजन में जिंक्स अपना मूव दिखाती है और कलरफुल बॉम्ब्स ड्रॉप कर देती है, लेकिन जब हुड के पीछे का फेस रिवील होता है तो पता चलता है कि ये जिंक्स नहीं बल्कि ईशा है। इनमेट्स को इस बात का पता नहीं होता तो वो गार्ड्स के अगेंस्ट रैली और वायलेंस शुरू कर देते हैं। जब कैटलिन को इस घटना का पता चलता है तो वो डाउट करती है कि ये शायद एक कॉपी कैट है, क्योंकि यहाँ किसी की जान नहीं ली गई और पूरा सिनेरियो ज्यादा ड्रामेटिक लगता है। उसका डिस्कशन एम्बेसा इंटरप्ट कर देती है जब वो कैटलिन से बात करने आती है। एम्बेसा कैटलिन और नोलन के बीच के पर्सनल इंटरेक्शन के बारे में जानती है और इस बात पर डिसअपॉइंट होती है, पर कैटलिन के लिए गार्ड्स के थ्रू हो रही वायलेंस ज्यादा मायने रखती है और उसे समझ नहीं आता कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। दूसरी तरफ जिंक्स के लिए चेक पॉइंट का इंसिडेंट अंडर सिटी में एक बस क्रिएट कर देता है, यानी लोग आपस में फुसफुसा रहे हैं। सिल्को के अंडर सिटी को यूनाइट करने के सपने के बाद आयरनी ये है कि शायद जिंक्स ही वो इंसान है जो ये सच में कर सके। मीटिंग पॉइंट है वेंडर की स्टैचू, लेकिन बदकिस्मती से एम्बेसा और उसके लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वो अंडर सिटी के कैदियों को टॉर्चर करके ये बात उगलवा लेती है। मीटिंग पर जिंक्स नहीं बल्कि ईशा आती है। वो एक ब्लू फ्लेयर स्काई में उठाती है और साथ ही अंडर सिटी के लोग यूनिटी दिखाने के लिए अपने हाथ ऊपर करते हैं। ये रेवोल्यूशन जल्दी ही रुक जाता है जब इन्फोर्सेस वहाँ आते हैं और सबको अरेस्ट कर लेते हैं। ईशा ये सब वायलेंस देखती है और कुछ करने का डिसीजन लेती है। वो फाइट में कूद पड़ती है। सेविका किसी तरह वहाँ से निकल जाती है और इसी बीच अंडर सिटी का सीक्रेट वेपन जाग जाता है, वॉरविक। दूसरी तरफ सेविका जख्मी हालत में जिंक्स के ठिकाने पर पहुंचती है और उसे सिचुएशन के बारे में अपडेट देती है, इंक्लूडिंग कि ईशा को पकड़ लिया गया है। सिंड ईशा से कहता है कि ये सिचुएशन ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। असल में वॉरविक जो एक मॉन्स्टर वुल्फ है, अपने मास्टर की महक फॉलो करते हुए स्टिल वाटर होल तक पहुंच रहा है सीवर्स के थ्रू। जिंक्स और सेविका मिलकर प्रिजन में घुसते हैं। इन्होंने एक प्रिजन गार्ड का आउटफिट ले लिया है। जिंक्स सेविका को ऐसे दिखाती है जैसे वो एक प्रिजनर को लेकर आई है और वो उसे सेल तक ले जाती है। जिंक्स अपने को कंट्रोल में रखती है। इवन जब एम्बेसा पास होती है तब भी एलिवेटर के डोर्स खुलते हैं और वो नीचे पहुंचते हैं। नीचे जिंक्स का सामना बहुत से लोगों से होता है जो उसे रिस्पेक्ट देते हैं। वो उसका हाथ छूते हैं और उसे अपना सिंबल एक्सेप्ट करते हैं। फाइनली जिंक्स को ईशा मिल जाती है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। टॉप साइड के गार्ड्स जिसमें जनरल एम्बेसा भी शामिल है, उसे किसी खतरे का एहसास होता है। वो मुकाबला करने के लिए तैयार है। अचानक एक मॉन्स्टर वुल्फ वॉरविक डोर तोड़कर अंदर आता है।
वॉरविक नीचे बेसमेंट में उतरता है और इन्फोर्सिस को बड़ी ही बेरहमी से मार डालता है। वो सीधा जिंक्स की तरफ बढ़ता है। जिंक्स भागने की बजाय मॉन्स्टर का मुकाबला करती है ताकि ईशा और सेविका भाग सकें। वो अपनी जिंदगी खतरे में डालकर उन्हें सेफ निकलने का चांस देती है, जबकि वो खुद वॉरविक से लड़ रही है। वॉरविक जिंक्स पर अटैक करने के बाद भी उससे थोड़ा कंट्रोल में रहता है। जब वो जिंक्स को अपने हाथ में उठाता है, उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है। फिर सडनली एक ऐसा लफ्ज निकलता है जो सब कुछ बदल देता है, पाउडर। यानी ये मॉन्स्टर वेंडर है। उधर वाई जो अंडर सिटी के बॉक्सिंग वर्ल्ड में अपनी भड़ास निकाल रही है, उसकी ये साइड हमने पहले नहीं देखी। जहाँ उसके काले बाल हैं, वो गुस्से से भरी हुई है। उसे चोट भी लगी है। वो बस अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। जब वो उठती है, वो देखती है कि जिंक्स उसके पास बैठी है। जिंक्स उसे बताती है कि वेंडर वापस आ गया है और उन्हें मदद की जरूरत है। दूसरी तरफ कैटलिन प्रिजन पहुंचती है। वहाँ का नजारा देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। सिंज उसी सेल में मौजूद है जहाँ उसे रखा गया था। वो वहाँ से भागता नहीं। वो बाकी सबसे अलग रहकर वेंडर को प्रिजन में बुलाने का प्लान बना रहा है। सिंज सब्र से काम ले रही है। वो उन्हें प्रॉमिस करता है कि वो रुक कर बात करेगा। एम्बेसा उसे समझाने की कोशिश करती है और सिंज को काफी बड़ी डील ऑफर करती है। वो उसे जिंदा छोड़ने के लिए तैयार है, बस उसे वेंडर चाहिए। सिंज बताता है कि पहले वो वेंडर को एक खतरनाक और पावरफुल इंसान समझता था जो बस खून का प्यासा था, लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि उसने कभी वेंडर को उसकी इंसानियत वापस लाने के लिए सही से उसे एक्टिवेट नहीं किया। उसे जिंक्स और वाई के थ्रू वापस नॉर्मल इंसान बनाया जा सकता है। कैटलिन सिंज के वर्कशॉप में उससे बात करती है और पता चलता है कि सिंज असली क्रिएटर है, शिमर का। सिंज अपना काम नहीं छुपाता और बताता है कि उसने ये सब अपनी बेटी को जिंदा करने के लिए किया था। उसका मानना है कि वो बीस्ट यानी वॉरविक उसकी बेटी को वापस लाने के लिए एक इम्पोर्टेंट आखिरी हिस्सा हो सकता है। अब हमें मेल को दिखाया जाता है। वो ब्लैक रोज जेल में बंद है, जहाँ उसे मैनिपुलेट करके मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। यहाँ उसे कुछ डरावने विजन्स भी दिखाए जाते हैं, लेकिन वो अकेली नहीं है। उसके साथ एक मिस्टीरियस आदमी कीनो भी है। ये कीनो मेल का भाई है जिसकी मौत हो गई थी। कीनो एम्बेसा से कभी प्यार नहीं करता था और वो अपना गुस्सा भी दिखाता है। कीनो एक फाइटर था और उसने कुछ नोबल लोगों से सुना कि हर जगह ये अफवाह फैली हुई है कि एम्बेसा किसी के प्यार में थी। जैसे जैसे वो इस बात की तह तक गया, उसे पता चला कि एम्बेसा का अफेयर था, जिससे उसे एक बच्चा भी हुआ। माना जाता है वो बच्चा मेल थी। कीनो ये भी बताता है कि ये जो जेल है वो एक एक्युलोरम है। इसका मतलब है कि एक पुराना और एंशिएंट चेम्बर जहां फॉल्स प्रॉफिट्स को बंद करने के लिए उन्हें सील किया जाता था। मेल को समझ आता है कुछ गड़बड़ है। वो अपने आप को फ्री कर लेती है और अपने भाई के रूप में जो बहरूपिया था उसे मार डालती है। जब मेल फाइनली सही में उठती है तो वो चेन से बंधी होती है, लेकिन उसके अंदर एक हिडन पावर है जिससे वो चेन्स टूट जाती हैं। इस वक्त वाई, जिंक्स और ईशा बेसमेंट जा रहे हैं। वाई को ये देखकर शॉक्ड होता है कि जिंक्स यहाँ एक सिंबल बन गई है और उसकी और वेंडर की एक खूबसूरत इमेज वॉल पर बनी है। जिंक्स और वाई नीचे टनल्स में जाते हैं। वाई थोड़ी नाराज है बट उसके पीछे चल रही है। वाई और जिंक्स के बीच कुछ डिफरेंसेस हैं जो उन्होंने थोड़ा फाइट करके सॉल्व किए। दोनों को वेंडर के साथ बिताए अच्छे पल याद हैं, इसलिए फिलहाल दोनों अपने बीते हुए झगड़ों को भूलकर एक साथ रहती हैं। जब ये टनल्स में चल रहे होते हैं तो इन्हें वेंडर मिलता है और एक और फाइट शुरू हो जाती है बीस्ट के साथ। वाई अपने हाथ नीचे करती है और जोर से वेंडर कहती है, जिससे बीस्ट अपनी असली फॉर्म में आ जाता है। जिंक्स अंधेरे से निकलती है। वो वाई और वेंडर को एक साथ हग करते हुए देखती है। वाई उससे कहती है कि वो भी आगे बढ़े और फैमिली रीयूनियन का हिस्सा बने। जिंक्स फौरन आती है और वेंडर को गले लगा लेती है। दूसरी तरफ जेस और विक्टर की एक्सीडेंटली मुलाकात हो जाती है। विक्टर अब हेक्सटेक के साथ सालों से जुड़ गया है। वो विक्टर को अपना काम दिखाने के लिए बुलाता है। विक्टर हेक्सटेक के लोगों तक पहुंचने की बात कर रहा है। इस तरह की बातें जेस को उसके अगेंस्ट कर देती हैं, क्योंकि जेस को आर्केन से डर है। विक्टर को लगता है कि हेक्सटेक दुनिया को बेहतर बना सकता है, लेकिन जेस को लगता है ये ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जेस साइलो को जाने नहीं देता और अपने हैमर से उसे मार देता है। हम देखते हैं सालो मर चुका है, उसकी लाश जमीन पर पड़ी है। विक्टर ये सब देख रहा है। उसे लगता है यहाँ कुछ और चल रहा है। जल्दी ही ये क्लियर होता है कि सालो सिर्फ एक वेसल था जिसमें विक्टर अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा था और जेस ने सालो को मार दिया, विक्टर को नहीं। इस बीच एम्बेसा कैटलिन को फाइटिंग स्किल सिखा रही है। वो उसे कई पॉइंटर्स देती है, जैसे कि किन चीजों का ध्यान रखना है और कैसे अपने दुश्मन का फायदा उठाना है। एम्बेसा का मानना है कि सैक्रिफाइस करना इंसान को और भी मजबूत बना सकता है।
सिंज आता है एक बड़ी खबर के साथ। वो बताता है कि उसने वेंडर को जोन में ढूंढ निकाला है। जहां विक्टर मौजूद है वहीं वेंडर, वाई, ईशा और जिंक्स भी जाते हैं। इन्हें प्रिजन से भागे हुए कुछ लोग भी मिलते हैं। हक जो एक गार्ड है वो इनसे इनके हथियार सरेंडर करने को कहता है। अंदर जाकर ये ग्रुप शॉक्ड हो जाता है जब ये देखते हैं कि यहाँ सब लोग शांति से रह रहे हैं, कोई खून खराबा नहीं है और सब कुछ एक रोशनी के रंग में डूबा है। आगे चलकर वो यहाँ के लीडर विक्टर से मिलते हैं। विक्टर अपने आप को मसीहा के रूप में पेश करता है और कोशिश करता है कि वेंडर को समझाए और उसे ठीक करे। विक्टर अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है ताकि वो वेंडर को उसके अंदर के मॉन्स्टर से उसे निकाल सके। वेंडर को रात में रुकना होगा। विक्टर उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करता है। इस प्रोसेस में वो वेंडर के दिमाग को समझने की कोशिश करता है, जिसमें वो अंधेरे रेड कलर के जाल में घुसकर उसकी असली रूह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच वाई सोच रही है कि क्या वो और जिंक्स यहाँ जोन में रुककर अपनी नई जिंदगी शुरू करें। ये एक अच्छा ऑप्शन लगता है। पर तभी कैटलिन, सेंज, एम्बेसा और दूसरे लोगों के साथ जोन के फ्रंट गेट पर आ जाती है। वो विक्टर से मिलने की डिमांड करती है। सेंज विक्टर से मिलने अंदर आता है। विक्टर को एहसास होता है उसकी पावर कम हो रही है। उसे समझ आता है कि जो पावर वो यूज कर रहा है वो लिमिटेड है और वो इससे शॉक्ड हो जाता है। सेंज उसे समझाता है कि जैसे जैसे वो अपनी ताकत यूज करेगा वैसे वैसे वो कम होती जाएगी। लेकिन विक्टर की ये नई पावर उसे ये देखने में हेल्प करती है कि जो सामने है उससे काफी ज्यादा वो उसे समझ सकता है। और अब सेंज कोशिश कर रहा है कि विक्टर को वहां से निकाले, इससे पहले कि बातें बिगड़ जाएं। विक्टर इन सब से इनकार कर देता है और वेंडर को सही करने में अपनी पूरी कोशिश करना चाहता है, चाहे उसे अपना सब कुछ खोना पड़े। और दुख की बात है, सेंज समझता है और उससे प्रॉमिस करता है कि अगर विक्टर मर जाता है तो पूरी कम्युनिटी गिर जाएगी। बाय सिंह को देखकर उसका पीछा करती है, जहां कैटलिन उस पर कूद पड़ती है। कैटलिन बाय को बताती है वो यहाँ नहीं रह सकती और अफसोस वो उसे एम्बेसा के पास ले जाती है। जबकि एम्बेसा सिंह से बात कर रही है, जहाँ वो ये सोच रहा है कि क्या वो एक ऐसा सेरम बना सकता है जो विक्टर को कामयाब होने से रोक सके। लेकिन जोन में और भी कुछ हो रहा है। यहाँ जेस आता है। वो अपने दिमाग में ये सोचता है कि हर चीज को बर्बाद कर देना है। कैटलिन सिंच के साथ जोन में एंटर करती है, जबकि वाई एम्बेसा पर जंप करती है। पता चलता है कि कैटलिन ने जनरल को धोखा दिया है, वो वाई के साथ मिली हुई है। जिंक्स भी इस प्लान में शामिल है और सब कुछ ठीक चल रहा होता है। लेकिन फिर जेस आता है। ये वो वाइल्ड कार्ड था जिसका किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था, जो आर्केन से ट्विस्टेड हो गया है। जेस को विक्टर के सामने लाया जाता है, लेकिन अफसोस जेस अपने हैमर से विक्टर को खत्म कर देता है। वहीं वेंडर जिंक्स की जिंदगी बचाता है और लगता है कि वो अपने डूम से बाहर आ गया है। लेकिन ये रीयूनियन ज्यादा देर तक नहीं चल पाता, क्योंकि जोन का हर एक इंसान अचानक जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। इसका एक और बुरा असर पड़ता है कि वेंडर की जो ह्यूमैनिटी थी वो अब धीरे धीरे उससे दूर हो रही है और बीस्ट उस पर काबू पाने लगता है। बाय और जिंक्स ये सब देखकर हैरान है, जैसे बीस्ट ने वेंडर पर कंट्रोल पा लिया हो और वो अब गुस्सा करने लगता है। एम्बेसा और उसकी फोर्सेस जोन में घुस जाती हैं और फौरन ही लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बीच विक्टर अपने बियॉन्ड से नरेशन देता है, जिसमें वो कहता है कि इंसानियत एक जरूरी चीज है और हमारे जज्बात ही हमें बांधे रखते हैं। लड़ाई के बीच ईशा अपने को सेक्रीफाइस करते हुए अपनी जान देकर उस क्रिएचर को मार देती है। वाई जिंक्स को रोक कर रखती है। जिंक्स जोर जोर से चीखती है, वो ईशा की मौत पर रो रही है। ये सीन काफी इमोशनल है, जहां वाई अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिंक्स के लिए ये एक पेनफुल लॉस है जो वो नहीं संभाल पाती। हमने एक्ट 1 की एंड में देखा था जब एको, जेस और हाइमरडिंगर एक एनॉमली के अंदर चले गए, तो एक्ट 2 में वो किसी को नजर नहीं आए, बस जेस जो अचानक से विक्टर को अपने हैक्सटैक हैमर से मारने आ गया। ये इवेंट एक चेन रिएक्शन शुरू करता है, जिसमें विक्टर के फॉलोअर्स, वेंडर और ईशा सबकी मौत हो जाती है। रिवील होता है कि एको और हाइमरडिंगर एक पैरेलल यूनिवर्स में चले गए थे। इस टाइमलाइन में वाई सीजन 1 की हाइस्ट के दौरान मारी जाती है, जिस वजह से जोन आजाद हो जाता है और वेंडर और जिंक्स जिंदा रहते हैं। एको इस पैरेलल यूनिवर्स में उठता है, जिसमें वो पाउडर के साथ है। ये सीन अंडर सिटी में सेट है, लेकिन एक ऑल्टरनेट रियलिटी दिखा रहा है, जहाँ कोई खून खराबा नहीं है और हेक्सटेक की इन्वेंशन कभी हुई ही नहीं। इस रियलिटी में गर्ट और माइलो अभी भी जिंदा हैं और एनवायरनमेंट अभी भी काफी पॉजिटिव और होपफुल है। सब कुछ एक अच्छी वाइब दे रहा है। वेंडर अभी भी बार चला रहा है। वेंडर पाउडर से बात करता है। उसे लगता है कि पाउडर ज्यादा बड़ी और अच्छी चीजें अचीव करने के लिए बनी है। ये पूरा मूवमेंट एक तरह का व्हाट इफ दिखाता है, जैसे कि अगर सब कुछ अलग होता तो जिंदगी कैसी होती।
यहाँ एको अकेला नहीं है, उसका नया दोस्त हाइमरडिंगर भी उसके साथ है। एको तो अभी अभी यहाँ जागा है, लेकिन हाइमरडिंगर को यहाँ 1128 दिन हो चुके हैं। इतने दिनों से वो उसका वेट कर रहा था। इस रियलिटी में पाउडर और एको एक टीम बन गए हैं और कोई नई चीज इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात क्लियर हो जाती है कि इस टाइमलाइन में वाई अब जिंदा नहीं है, जो एक इम्पोर्टेंट ट्विस्ट है। यहाँ हेक्सटेक भी एग्जिस्ट नहीं करता और इसका रीजन एको का दिया हुआ एक सिग्नल है। ओरिजिनल इवेंट्स जहाँ क्रू मेंबर्स मरते हैं और पाउडर सिल्को के साथ थी, यहाँ वैसा होने के बजाय हेक्सटेक को डिस्ट्रॉय करते वक्त वाई की मौत हो गई। यानी उनका मिशन कामयाब रहा, लेकिन इसका नतीजा वाई की मौत के रूप में निकला। इसके बाद एको एक वेयर हाउस में जगता है, जहाँ वो हेक्सटेक से बचे हुए टुकड़ों को रिकवर करता है। ये टुकड़े उस मिशन के बाद बचे हैं जिसमें पाउडर और एको ने हेक्सटेक को डिस्ट्रॉय किया था। अब एको का प्लान है इन पीसेस का यूज करके उस अजीब सी एनर्जी को दोबारा क्रिएट करना। एको चाहता है कि वो हेक्सटेक की इस एनर्जी को समझ सके और उसका इस्तेमाल करे आर्केन के साथ नए एक्सपेरिमेंट्स के लिए। शायद उसका मकसद है कि वो इस टेक्नोलॉजी के जरिए कुछ नया और पावरफुल बनाए, या फिर अपनी गलती को सुधार कर वाई को बचा ले। वो हाइमरडिंगर को मदद के लिए कन्विंस करता है। साथ ही वो पाउडर से बात करता है और वाई की एक पेंटिंग बनाता है, जिसमें वो समझाता है कि वाई कितनी स्ट्रॉन्ग है और अपने आप में एक आइकन है। ये पेंटिंग जिंक्स की पेंटिंग से काफी अलग है, जो हमने पिछले एपिसोड में देखी थी। यहाँ एक पॉजिटिव और इमोशनल कंट्रास्ट नजर आता है, जबकि दूसरी तरफ जेस एक भयानक रेल्म में जगता है, जो आर्केन की वजह से पूरा बर्बाद हो चुका है। जब जेस अपने आसपास देखता है तो मशीन जैसे इंसान मलबे के बीच जगते हैं और ऐसा लगता है कि वो जेस पर अटैक करने वाले हैं। वो भागता है और एक चट्टान से गिर जाता है। वो जमीन पर जोर से टकराता है। उसका गिरना इतना पेनफुल होता है कि वो अपना पैर भी उठा नहीं पाता। जैसे ही वो अपनी सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है, उसकी नजर आर्केन के हॉरर्स पर पड़ती है। वो चीजें जो अब तक सिर्फ थियरीज या स्टोरीज में थी, अब उसके सामने है, जो काफी डरावना है। वहीं एको, हाइमरडिंगर और पाउडर मिलकर एनोमली को फिर से बनाने की कोशिश करते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो टाइम मैनिपुलेट करके खुद को पास्ट में भेज सकते हैं। इसी प्रोसेस में एको ने अपना जी ड्राइव इन्वेंट किया, जो टाइम मैनिपुलेशन करता है और लीग ऑफ लेजेंड्स में उसकी एबिलिटीज का बेस है। सिंपलेस्ट टर्म में जी ड्राइव टाइम को रिवाइंड कर सकता है, पर मैक्सिमम सिर्फ 4 सेकंड तक। एको को ये रियलाइजेशन तब होता है जब वो अपने विजन में हाइमरडिंगर को डिस्ट्रॉय होते हुए देखता है। ये विजन काफी टेरिफाइंग और अनसेटलिंग है, जो उसे वार्न करता है कि टाइम मैनिपुलेशन का मिसयूज कितना डेंजरस हो सकता है। उसी रात एक बड़ी पार्टी के बीच पता चलता है कि सिल्को अभी भी जिंदा है और वेंडर के साथ उसके रिश्ते सुधर चुके हैं। दोनों पुरानी बातें भूल चुके हैं और एक बार फिर दोस्त बन गए हैं। पार्टी में पाउडर और एको एक साथ डांस करते हैं, जैसे ये उनका पहला मोमेंट हो। वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं, मानो सब कुछ एक मैजिकल वाइब क्रिएट करता हो। जेस फाइनली पहुंचता है उस जगह जहां आर्केन की डिस्ट्रक्शन से सब कुछ बर्बाद हुआ था। यानी ये वही जगह है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, पिल्टोवर की तबाही का असल पॉइंट, जो हेक्सटेक के मिसयूज की वजह से आई थी। ये रियलाइजेशन जेस के लिए काफी हैवी है और अब वो डेस्परेटली एक चांस चाहता है कि वो पास्ट को बदल सके और गलतियों को सुधार सके। बेसिकली ये वही मिशन है जो हाइमरडिंगर और एको भी टाइम ट्रैवल के जरिए कर रहे हैं। ये पैरेलल दिखाता है कि अलग अलग कैरेक्टर्स अपने पर्सपेक्टिव से एक ही गोल के पीछे हैं, पिल्टोवर को बचाना और आर्केन के हॉरर्स को ठीक करना। लेकिन अभी तक ये अनक्लियर है कि क्या जेस, हाइमरडिंगर और एको के मेथड्स अलाइन करेंगे या ये कंफ्लिक्टिंग अप्रोचेस लेकर और केओस क्रिएट करेंगे। एको के जाने के बाद ऑल्ट एको फिर से उठता है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि ऑल्ट पाउडर अपने लैब में वापस जाकर रिवील करती है कि उसके पास हेक्सटेक्स हमेशा से था, लॉक्ड और हिडन। वो शायद उसे फ्यूचर में किसी पर्पस के लिए यूज करने वाली थी। उधर मेल, जो अपनी चेन्स तोड़कर फ्री हो चुकी है, वो एक गोल्डन ग्लो के साथ चमक रही है। रिवील होता है कि वो एक एम्पैथ मेज है, यानी वो दूसरों के इमोशंस और पावर को फील कर सकती है और रिफ्लेक्ट भी कर सकती है। यहाँ जादूगरनी मेल से बात करती है और एक शॉकिंग बात बताती है। एम्बेसा यानी मेल की माँ ने उसके भाई को मार दिया था और ये सब एम्बेसा ने अपने एरोगेंस की वजह से किया। जादूगरनी मेल को अपनी टीम में रिक्रूट करना चाहती है क्योंकि आर्केन जाग रहा है और एक बड़ी आफत आने वाली है। अगर मेल ने अब कुछ नहीं किया तो सब बर्बाद हो सकता है। जादूगरनी ये भी समझाती है कि मेल का जन्म और उसकी जिंदगी का हर मोड़ एक प्लान का हिस्सा था। एम्बेसा ने मेल को छुपाया एक रीजन की वजह से। मेल एक वेपन है जो सही हाथों में एक पावरफुल टूल बन सकती है। अब मेल के ऊपर है कि वो अपनी माँ को रोके और अपनी पावर्स का यूज करके सिटी को बचाए। मेल के लिए जादूगरनी की बातें हजम करना मुश्किल है, क्योंकि उसकी जिंदगी की पूरी सच्चाई उलटकर सामने आ गई है। वहीं एम्बेसा, जो जोन को तबाह करके उस पर कब्जा कर चुकी है, अपने प्यारों की मौत का बदला लेने और हर चीज पर अपना कब्जा जमाने की तैयारी कर रही है। बात यहीं खत्म नहीं होती। एम्बेसा के पास एक पावरफुल अलाय है,
विक्टर विक्टर अब आर्केन के जरिए अपने फॉलोअर्स को कंट्रोल करता है। उसे महसूस होता है कि एक बड़ा एंड पास आ रहा है और वो हेक्स गेट्स में एक एनॉमली को डिटेक्ट करता है। विक्टर का कहना है कि ये एनॉमली डॉक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करने की कैपेसिटी रखती है। थ्योरिकली विक्टर इस पावर को यूज करके दूसरों को भी इवॉल्व कर सकता है, लेकिन यहाँ एम्बेसा की एक बार्गेनिंग चिप है। उसकी डिमांड है कि विक्टर के फॉलोअर्स को अब वो कंट्रोल करे। जब वो फॉलोअर्स अपने आर्केन इन्फ्यूज फॉर्म में फ्लोट करते हैं, पता चलता है कि ये वही ह्यूमनॉइड्स हैं जिसे जेस ने देखा था। अब ये सब एक बड़ी गेम का पार्ट बन गया है जो हेक्स गेट्स और आर्केन के ऊपर टिका है। इस वक्त वाई जगती है और देखती है कि लॉरिस उसका ख्याल रख रहा है। वाई काफी बुरी हालत में है, लेकिन असली टेंशन ये नहीं है। जिंक्स को अरेस्ट कर लिया गया है और कैटलिन एक प्लान बनाने की कोशिश कर रही है। शॉकिंग बात यह है कि जिंक्स ने खुद को अरेस्ट होने दिया क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है, वाई को प्रोटेक्ट करना। फिलहाल जिंक्स एक बंकर में बंद है। कैटलिन को समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या करे। कैटलिन जिंक्स से मिलने जाती है और उसे समझाती है कि उसकी गलतियों के लिए एक ट्रायल होगा। कैटलिन के अंदर गुस्सा और गिल्ट का मिक्सचर है। वो अपने आप से भी नफरत करती है और जिंक्स से भी, लेकिन अभी वो इतनी थक चुकी है कि अपने इमोशंस को आगे बढ़ाकर प्रोसेस करने की ताकत नहीं है। जिंक्स एक तरीके से कैटलिन से माफी मांगती है। उसका कहना है उसे पता नहीं था कि कैटलिन की माँ वहाँ मौजूद थी, यानी जिंक्स को भी इस चीज का पछतावा है। मेल काउंसिल में मेज के रूप में वापस आती है। जेस भी यहाँ मौजूद है। मेल अपनी पावर्स और आइडेंटिटी को अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाई, लेकिन वो अपनी बात पर टिकी है कि जेस और विक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट थे। ऐसा लगता है जेस मेल पर अटैक करने वाला है। तभी विक्टर बीच में आ जाता है। पता चलता है ये असली विक्टर नहीं बल्कि उसका ह्यूमनॉइड है। जेस विक्टर को वार्न करता है कि हेक्स गेट के साथ छेड़छाड़ न करे क्योंकि उसे मेल के अंदर आर्केन का एहसास हो रहा है। विक्टर जो अब रुकने वाला नहीं, जेस को बड़ी ही आसानी से ओवरपावर कर लेता है और इन दोनों के बीच एक इंटेंस फाइट होती है। तभी मेल अपनी पावर्स एक्टिवेट करती है और जेस के साथ मिलकर विक्टर को हरा देती है। दूसरी तरफ वाई एक गार्ड से जिंक के जेल की चाबी चुरा लेती है। फिर वो जिंक्स को आजाद करने की कोशिश करती है। ये प्लान उल्टा पड़ जाता है क्योंकि जिंक्स अपनी बहन को ही जेल के अंदर लॉक कर देती है। जिंक्स डिसाइड करती है कि वो अपनी पावर्स का यूज करके इस साइकिल को तोड़ देगी। अपने डिप्रेसिव स्टेट में जिंक्स अब ये मान चुकी है कि उसके अंदर अब कोई अच्छाई नहीं बची। वहीं जेस काउंसिल को इकट्ठा करता है और उन्हें वार्न करता है कि एम्बेसा के साथ विक्टर के मॉन्स्टर ट्रूप्स मिलकर एक बड़ा थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं। उसका क्लियर मैसेज है, अगर अभी हम सब मिलकर टॉप साइड और अंडर सिटी को यूनाइट नहीं करेंगे तो हमारा रेल्म खत्म हो जाएगा। जेस सबको इकट्ठा करना चाहता है, लेकिन जो लोग लड़ना नहीं चाहते उनके लिए निकलने का ऑप्शन भी है। इस इमरजेंसी के दौरान टॉप साइडर्स और अंडर सिटी के लोग एक हो जाते हैं। बाद में कैटलिन जेल में आती है। वो वाई को सेल से निकालती है। दूसरी तरफ मेल एम्बेसा से मिलने जाती है और कीनो की मौत को लेकर उसे कन्फ्रंट करती है। एम्बेसा अपने को बचाते हुए बोलती है, ये एक ऐसी चोट है जो कभी नहीं भर पाएगी। मेल एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन ऑफर करती है, पिल्टोवर के फ्यूचर के लिए शांति का रास्ता ढूंढने का। लेकिन एम्बेसा जो पावर की भूख में अंधी हो चुकी है, मेल की बात को पूरी तरह रिफ्यूज कर देती है। अब वो विक्टर के प्लान्स के अंदर और डीपली इन्वॉल्व हो जाती है। बैटल लाइंस ड्रॉ हो चुकी हैं, अब वॉर शुरू होने वाली है, यानी सब कुछ बदलने वाला है और पिल्टोवर की तकदीर अब एक मैसिव वॉर के हाथों में है। उधर जिंक्स डिसाइड करती है कि सब कुछ बर्बाद कर देना है। वो सिल्को के लैब को आग लगा देती है। ये उसका एक सिंबल है अपने पास्ट को छोड़ने का। वो शिमर टॉयज का यूज करके अपने को मारने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक वो रुक जाती है। एको आता है। वो अपने जी ड्राइव का यूज करके जिंक्स को सुसाइड करने से रोक लेता है। वो उसे समझाता है कि दोनों मिलकर कुछ अच्छा बना सकते हैं। इस दौरान जेस काउंसिल के इम्पोर्टेंट मेंबर्स को इकट्ठा करता है, इंक्लूडिंग कैटलिन और वाई। वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि इन फोर्सेस को थोड़ा टाइम दे ताकि वो हेक्स गेट को शट डाउन कर सके। ये उसका लास्ट चांस है। अगर वो कोर तक पहुंच गया तो सब खत्म हो जाएगा। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें वो हारने वाले हैं, इसलिए इन्हें सब कुछ करना होगा। फाइटिंग जल्दी ही शुरू हो जाती है। टॉप साइडर्स और अंडर सिटी की फोर्सेस मिलकर एम्बेसा के सैनिकों को रोकने की कोशिश करते हैं। जनरल फ्रंट पर है। वो कैटलिन के शॉट से आसानी से बच जाती है। एम्बेसा अकेली नहीं है, वो अपनी फोर्सेस साथ लाई है, जिसमें वॉरविक यानी वेंडर भी है। वाई इन फोर्सेस के साथ मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शिमर के सोल्जर्स बहुत ज्यादा हैं। एम्बेसा बड़ी ही आसानी से जीत जाती है और सबको गन पॉइंट पर रख लेती है। और हाँ, याद है ऑफिसर नोलन? पता चलता है वो एम्बेसा की वफादार है और उसके लिए काम कर रही थी। वो कैटलिन को मारने की कोशिश करती है,
लेकिन उन्होंने मेल को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। मेल अपने मैजिक का यूज करके नोलन को मार देती है और अपनी माँ का सामना करती है। यहाँ पर सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड जिंक्स है, जो एको और फायरलाइट्स के साथ एक मेकशिफ्ट हॉट एयर बलून में आती है। जैसे ही वो कियोस क्रिएट करती है और बैटल का रुख मोड़ने की कोशिश करती है, विक्टर डीप अंडरग्राउंड कोर के पास होता है, जहाँ जेस उसका इंतजार कर रहा है। जेस अपने पुराने दोस्त को समझने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस विक्टर अपना प्लान एग्जीक्यूट कर लेता है। विक्टर अपने सब ह्यूमनाइट्स को कंट्रोल कर लेता है और वेंडर को भी एक शिमर इन्फेक्टेड क्रिएचर बना देता है। ये सब कुछ तब हो रहा होता है जब कैटलिन और एम्बेसा लड़ रही होती हैं। ये विक्टर का फाइनल प्लान है। उसका एम है ह्यूमैनिटी को एक ही माइंड में यूनाइट करना और एक बेहतर फ्यूचर बनाने की कोशिश करना। बट इस फ्यूचर में कोई भी फ्रीडम नहीं होगी। जेस का डिसीजन क्लियर है, वो इसे रोकना चाहता है। उधर कैटलिन को मेल के जादू से हेल्प मिलती है, जबकि जिंक्स और वाई वेंडर के साथ लड़ते हैं। मेल र्यून्स का यूज करके डिफेंसेस को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कैटलिन उन्हें रोक लेती है और प्रोटेक्शन को बंद कर देती है। जब प्रोटेक्शन हटता है तो जादूगरनी एम्बेसा को अपने साथ ले जाती है। उनके हेल में मेल फौरन समझ जाती है कि जादूगरनी के कुछ और ही प्लान्स हैं। वो अपनी पावर से अपनी माँ को बचाती है, यानी वो अब फैमिली की हेड बन गई है। ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई है और बहुत कुछ होने वाला है। हॉट एयर बलून क्रैश के बाद वाई और जिंक्स बैक टू बैक खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे पहले थे। वो वेंडर को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। दोनों को अपनी जान बचाने के लिए लड़ना पड़ता है। वाइल्डून और ज्यादा वाइल्ड होने लगता है जैसे ही वो पिल्टोवर की तरफ बढ़ता है। दुख की बात यह है कि विक्टर का इन्फ्लुएंस हर किसी पर हो रहा है जो अब तक इन्फेक्टेड नहीं थे। मजेदार बात यह है कि जेस छत पर है, जबकि एको ही एक ऐसा इंसान है जिस पर विक्टर का कोई असर नहीं हो रहा। एको जो टाइम को रिवर्स करने का काम करता है, वो पीछे जाकर मशीन को विक्टर के चेहरे पर दे मारता है। उस एक्सप्लोजन के बाद कुछ गहरी सच्चाई सामने आती है। हेक्सटेक का क्रिएशन जेस ने उस वक्त किया था जब उसे एक मिस्टीरियस जादूगर ने रून दिया था, जब उसे बचाया था। अब ये रिवील होता है कि ये मिस्टीरियस सेवियर असल में विक्टर था। विक्टर वही था जो पिछले एपिसोड में जेस को आर्केन इन्फेक्टेड हेल्सकेप के थ्रू गाइड करता है। जेस एक ऐसी टाइमलाइन में था जहां विक्टर ने कामयाबी पाली थी, लेकिन सपनों और परफेक्शन का पीछा करना कुछ खास नहीं था। हर टाइमलाइन में विक्टर ने देखा कि जेस ही वो इंसान है जो उसे सब कुछ सही करने का रास्ता दिखाता है। तो इस ऑल्ट वर्जन विक्टर ने सब कुछ सेट किया था अपने आप को बचाने और साइकिल को तोड़ने के लिए। जेस और विक्टर मिलकर अपने फ्यूचर को बचाने का काम करते हैं और इस प्रोसेस में विक्टर का कंट्रोल सब पर से छुड़ा लेते हैं। वेंडर जमीन पर बेहोश पड़ा है और वाई उठकर उसे बचाने की कोशिश करती है, जबकि जिंक्स उसे रोकती है क्योंकि उसका मानना है कि वेंडर अब बचाया नहीं जा सकता। वो दोनों एक हिलते हुए ब्रिज पर खड़े हैं जब वेंडर अटैक करता है। जिंक्स अपनी जान देने का फैसला करती है अपनी बहन को बचाने के लिए। वो कहती है वो हमेशा उसके साथ है और अपने आप को कोर में डालकर वेंडर के साथ मर जाती है ताकि फ्यूचर को बचाया जा सके। कहानी की आखिर में कैटलिन फैसला करती है कि सोसाइटी के बेहतर फ्यूचर के लिए कुछ बदलाव करना होगा। अंडरसिटी और पिल्टोवर अब एक साथ मिलकर फ्यूचर के लिए लड़ेंगे। इनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई और अब जब जिंक्स नहीं रही, वाई और कैटलिन एक साथ हैं। वो फ्यूचर के लिए इस जंग में शामिल हैं और जब हम हॉरिजन की तरफ देखते हैं, आर्केन अपने अंजाम तक पहुंचती है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय, अपना ख्याल रखिए।